Subscribe to my channel Sunil's Biology Jaipur and press bell icon for update. Hi students. So today we are going to talk about menstrual cycle. Question comes, what do you mean by the menstrual cycle? Then we say menstrual cycle is a cyclic event which takes place in the females of the primata. Okay, the females of the primata order. Primata order में कौन आया? In the primata order, the humans comes over there, apes and monkeys. In this menstrual cycle, female body prepare herself to conceive. ठीक है, ये menstrual cycle start कब होती है? एक क्वेश्चन आता है, when this menstrual cycle start? तो menstrual cycle always start when the puberty occur, beginning of the puberty. It is an indication of the puberty in females, if I say. An onset of the menstrual cycle is called as menarche. Onset of the menstrual cycle is called as menarche. Remember, a very important question. और ये फीमेल्स के अंदर 11-12 साल की उम्र में स्टार्ट होता है. तो पहली बार जब मेंसेस होते हैं, that is what that is called as menarche. Okay. और कब तक होते हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, कब तक होती है किसी फीमेल में? तो हम कहते हैं भाई जब तक एक फीमेल की एज 45 से 50 इयर्स तक होती है, ऑलमोस्ट तब तक जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है पीरियोडिक इवेंट होता रहता है और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. तो व्हाट इज द ऑफसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना क्या कहलाता है? रिमेंबर, द ऑफसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनोपॉज. दिस इज द मेनोपॉज. ओके, सो onset of the menstrual cycle menarche and offset of the menstrual cycle is menopause, and the period between menarche and menopause is what? That is the reproductive phase of a female. ये वो फेज होता है जिस दौरान एक फीमेल जो है बच्चे पैदा कर सकती है. Now what is the period of the menstrual cycle? menstrual cycle होती कितने दिनों की है भी? पीरियड कितना है? तो ऑन एन एवरेज अगर हम कहें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में करीबन 28 डेज की होती है. इट इज अ पीरियड ऑफ द 28 डेज. लूनार मंथ हम इसको कहते हैं, लूनार मंथ साइकिल होती है ये. ठीक है, 28 डेज की इन मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, दो इट मे रेंजेस इन बिटवीन 20 to 35 डेज. ये अलग अलग फीमेल्स में 20 डेज से लेके और 35 डेज के बीच में हो सकता है ये ड्यूरेशन. इट डिपेंड्स ऑन द हॉर्मोन्स. हार्मोनल लेवल क्या है फीमेल की बॉडी में, उस पर डिपेंड करता है ना. बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दैट इट इज ऑफ द 28 डेज. नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? आपसे एक क्वेश्चन आता दिमाग में, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? ओके, ध्यान रखना, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल दो तरह के चेंजेस होते हैं. एक इन द ओवरी सर्टेन चेंजेस टेक्स प्लेस ओवर देयर, एंड द अनदर इज इन द एंडोमीट्रियम ऑफ यूट्रस. एंडोमीट्रियम ऑफ यूट्रस. इन दो स्ट्रक्चर्स में चेंजेस होते हैं because of the hormonal changes. Basically अगर हम कहें तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक रफ डायग्राम लेके और पिट्यूटरी ग्लैंड का समझाने की कोशिश करता हूं. दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस. ठीक है, दिस इज द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस एंड दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और द हाइपोफाइसिस ग्लैंड. खास बात क्या है इसकी? स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है. पहला एक नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. दिस इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. रिमेंबर, एंडोक्राइन ग्लैंड. ओके, हाइपोफाइसिस भी कहा इसको. तो फ्रॉम द हाइपोथैलेमस
gonadotrophin hormones are releasing factor GnRH, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं और ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं यहां से गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स जो दो तरीके के होते हैं, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग hormone FSH, and another is LH, luteinizing हार्मोन। ठीक है, इन दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इन दोनों हार्मोन के लेवल में चेंजेस से ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के लेवल में चेंजेस होता है और स्ट्रक्चर्स में चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं उसके कारण। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लेवल में भी चेंजेस हम देखेंगे वहां पर बिकॉज ऑफ द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। नाउ फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हम बात कर रहे हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को ब्रॉडली हम तीन फेजेस में कैटेगराइज करते हैं। वी कैटेगराइज इट इन 3 फेजेस। द फर्स्ट इज द ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज, जिस ब्लीडिंग फेज को हम मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज, ओके। सेकेंड फेज हमारी है प्रोलिफरेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, और इस प्रोलिफरेटिव फेज को हम फॉलिक्यूलर फेज भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर फेज। नीट के अंदर कई बार ये सिनोनियम्स और दूसरे जो हैं ये पूछ ले जाते हैं। या इसको प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहा जाता है, प्री ओव्यूलेटरी फेज, ओके। और अदरवाइज इसको ईस्ट्रोजेनिक फेज भी बोलते हैं, ईस्ट्रोजेनिक फेज। लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन थोड़ा हाई होने के कारण यहाँ पर इसको ईस्ट्रोजेनिक फेज भी कहा जाता है। तो प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज या ईस्ट्रोजेनिक फेज। थर्ड फेज जो है हमारी वो है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज, इस सिक्रेटरी फेज के बारे में अगर मैं कहूं तो इसको हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, और ऑल्सो नेम्ड एज luteal phase, luteal phase. The spelling of the luteal, let me correct, luteal, L-U-T-A-L, luteal phase. And next is progesteronic phase. प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल चेंज होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरोनिक फेज। तो 3 फेजेस में यहाँ पर टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म होता है और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ साइक्लिक प्रोसेस, तो ये स्टार्ट कहाँ से मानेंगे हम, डे 1 कहाँ से मानेंगे और कहाँ तक इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो रिमेंबर, जो फर्स्ट 5 डे है ऑफ द ब्लीडिंग, जब पहले 5 दिन, 3 से 5 दिन जिस टाइम ब्लीडिंग होती है, द ब्लीडिंग अकर्स, दैट पीरियड, ये जो पीरियड है ब्लीडिंग वाला, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल फेज। इस वाले फेज को क्या बोलते हैं,
दिस इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, इट रेंजेस 1 to 5 days, पहले 1 दिन से लेके 5 दिन के बीच में होता है। फाइन। नाउ इसका मतलब वो पहला दिन जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई इन द फीमेल, वो पहला दिन जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई वो अगली साइकिल का फर्स्ट डे होता है। ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिमेंबर। ठीक है, और ये ब्लीडिंग फेज कहलाता है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट 6th डे से लेके और 14th डे तक का पीरियड, ये दिस वन 6 to 14th डे तक का पीरियड, दिस इज कॉल्ड एज द secretory phase. This is called as the pre-ovulatory and estrogenic phase. Pre-ovulatory or estrogenic phase. Estrogenic phase. Sometime you will study about it कि डे 14 जो है इसको ओव्यूलेटरी फेज भी कहा जाता है। समवेयर यू विल स्टडी अबाउट इट, ओव्यूलेटरी फेज। इसको 14th डे को हम ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं, बिकॉज ऑन दिस 14th डे ओव्यूलेशन विल अकर, ओवम रिलीज होगा फीमेल ओवरी से। वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। एंड देन डे 15 से लेके 28 तक का ये पूरा जो पीरियड है, दिस इज कॉल्ड एज सिक्रेटरी फेज। दिस इज सिक्रेटरी फेज। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद की फेज है ये, तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहलाएगी, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। और एंड जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, मेंसेस स्टार्ट हुआ किसी फीमेल में, वो पिछली साइकिल का लास्ट डे और अगली साइकिल का फर्स्ट डे हो गया, यानी 28 डे के बाद दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट साइकिल व्हेन द ब्लीडिंग अकर्स। इन दैट वे ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो वो दिन जहां से मेंसेस स्टार्ट हुआ दैट विल बी काउंटेड एज अ डे 1 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो ब्लीडिंग फेज अगर हम देखें इस तरह से, तो करीबन ब्लीडिंग फेज जो है इट मे रेंजेस 1 to 5 days। जो प्री ओव्यूलेटरी फेज है इट रेंजेस बिटवीन 6th to 14 days, 6 डे से लेके और 14 डे तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 to 9 डेज जो है यहाँ पर ये 8 to 9 डेज का ड्यूरेशन होता है। एंड दिस सेक्रेटरी फेज और द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज रेंजेस अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 डेज होने। ठीक है, लेकिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टार्ट कब से कब होता है, तो ध्यान रखना डे 1 से स्टार्ट होके 5th डे तक ये है, फिर 6th डे से स्टार्ट होके 14th डे तक प्री ओव्यूलेटरी फेज है, और फिर डे 15 से लेके 28th डे तक जो है वो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या सेक्रेटरी फेज होता है। तो सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट ब्लीडिंग फेज। ठीक है, ब्लीडिंग फेज के बारे में अगर हम कहें तो ब्लीडिंग फेज इज कैरेक्टराइज बाय द ब्लीडिंग, and this bleeding which occurs in the female from the vagina that is called as menses। इसको हम menses बोलते हैं, और या menstrual flow कहा जाता है। This is the menstrual flow or the menses। Now question comes, सर ये menstrual flow या menses जो है इसमें होता क्या है? Then the important thing is in this menstrual flow mainly the degenerated endometrium of the uterus present होता है, degenerated endometrium of the uterus। नाउ वाई, ये क्यों हुआ ऐसा, ये मेंसेस हुआ क्यों, मतलब यहां पर आपसे पूछे भाई क्यों मेंसेस क्यों हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ था, जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से LH का लेवल जो है ये डाउन हो जाता है, LH फॉल हो जाता है, LH लेवल जो है फॉल हो गया। एंड ओवरी से, जो ओवेरियन स्ट्रक्चर है हमारा, उस ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन
है ना, इसका लेवल भी क्या हो गया, डाउन हो गया। तो बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन इन द ब्लड एंड बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन द ब्लड, क्या हुआ, एंडोमीट्रियम ऑफ यूट्रस डीजनरेट होना शुरू होती है, शेडिंग होना शुरू होती है उसके, एंड इन द फॉर्म ऑफ द मेंसेस, ये वेजाइनल सिक्रेशन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलना शुरू होता है, विच कंटिन्यू फॉर 3 to 5 days in the females. This is called as bleeding phase or menstrual phase. Okay, so now we talk about the next stage, second stage, and that is what, proliferative phase or follicular phase or pre-ovulatory phase or estrogenic phase. This follicular phase or estrogenic phase is characterized by rapid proliferation and thickening of uterine endometrium. माने मैंने कहा यहां पर कि इस फेज में आप यूट्रस की एंडोमीट्रियम जो लेयर है उसमें थिकनेस देखते हो, थिकनेस बढ़ती है, ये मेन होता है यहां पर। अब क्वेश्चन आया कैसे, किसके इन्फ्लुएंस से? तो देखो बेटा, ये रहा हमारा हाइपोथैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस, ओके। इस हाइपोथैलेमस से रिलीज हुए GnRH हार्मोन, GnRH हार्मोन गया एंटीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, याद रखना है ना, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुए दो हार्मोन, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो मेनली इनिशियली द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल के हाई होने से, इस इनिशियली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल के हाई होने से यहां पर ये ओवरी पे अपना इफेक्ट डालता है। ओवरी के अंदर जो है ग्राफिन फॉलिकल के डेवलपमेंट को ये इनिशिएट करता है, ठीक है। तो ग्राफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट जब यहां पर हो रहा होता है तो कैसे, देखिए ये ओवरी है, ये ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन है, ठीक है, दिस वन इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी। असल में किसी फीमेल की ओवरी में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में प्राइमरी फॉलिकल तक का डेवलपमेंट होकर और फर्दर डेवलपमेंट सीज हो गया था। दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल, ये जो ई है दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एफएसएच हार्मोन, ये जो एफएसएच हार्मोन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एफएसएच हार्मोन इन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, इसीलिए इसको कहते हैं फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू होती है। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल, दिस इज द टर्शरी फॉलिकल, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल, एंड देन टर्शरी फॉलिकल से फाइनली दिस इज द मैच्योर फॉलिकल और द ग्राफिन फॉलिकल बनता है। मैच्योर फॉलिकल जिसको हम क्या भी बोलते हैं यहाँ पर, ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं। एक साइंटिस्ट थे रेनेडियर डी ग्राफ, उन रेनेडियर डी ग्राफ ने इसके बारे में बताया था और इसलिए हम इनके रेस्पेक्ट में इसको ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं। तो एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनता है। ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखो बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में आउटर लेयर जो होती है दैट इज द थीका एक्सटर्ना, फाइब्रस लेयर होती है ये, और उसके नीचे एक लेयर है थीका इंटरना, और ये थीका इंटरना जो है ये एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द एंडोक्राइन स्ट्रक्चर इन द ग्राफिन फॉलिकल। रिमेंबर, कभी नीट में क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, दिस इज द एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। तो ग्राफिन फॉलिकल का जब डेवलपमेंट होता है तो इस
इस थीका इंटरना से जो कि एंडोक्राइन है, इससे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ना शुरू होता है। एंड अंडर द ईस्ट्रोजन लेवल क्या होता है, ईस्ट्रोजन के लेवल के कारण, ईस्ट्रोजन के बढ़ने के कारण एंडोमीट्रियम की थिकनेस में चेंजेस होना शुरू होते हैं, एंडोमीट्रियम भी जो है थिक होना शुरू होती है। एज वेल एज ये जो ईस्ट्रोजन है, ये ईस्ट्रोजन क्या करता है, ये ईस्ट्रोजन एक पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है, ये हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देता है, ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी को भी पॉजिटिव फीडबैक देता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस और एफएसएस का लेवल बढ़ता है, एफएसएस का लेवल और बढ़ा तो और फास्टली जो है फॉलिकल का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। और इस तरह से ये मेंसेस के करीबन 6ठे दिन से शुरू होके ये फेज और करीबन 11वें 12वें दिन तक 11th और 12th डे तक आते आते ग्राफिन फॉलिकल कंप्लीटली मैच्योर हो चुका होता है, ग्राफिन फॉलिकल का कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसके अंदर सेकेंडरी oocyte वाला ओवम है, ये देखिए यहाँ सेकेंडरी oocyte वाला ओवम, दिस इज द सेकेंडरी oocyte ओवम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी समय एलएच हार्मोन भी अपना काम कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका लेवल इनिशियली क्या है, थोड़ा सा लो है, लेकिन अगर हम कहें तो डे 11 से लेकर 13 के बीच में, डे 11 से 13 के बीच में लेवल ऑफ एलएच जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एलएच सर्ज। एलएच के लेवल का डे 11 से 13 के बीच में इंक्रीज होना, कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में इसका इंक्रीज होना कहलाता है एलएच सर्ज। और इस एलएच सर्ज के इन्फ्लुएंस से ये ग्राफियन फॉलिकल जो यहां मैच्योर हो चुकी है, ये ल्यूटिनाइज होती है, रप्चर होती है, और इसमें से सेकेंडरी oocyte स्टेज वाला जो ओवम है वो यहां से रिलीज हो जाता है। ये देखिए, ये सेकेंडरी oocyte वाला ओवम, सेकेंडरी oocyte कंडीशन वाला ओवम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन। और ये ओव्यूलेशन होता है मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। माने अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है तो उसमें ओव्यूलेशन होगा 14th डे पे, अगर किसी फीमेल में ये 30 डेज की है तो ओव्यूलेशन होगा अप्रोक्सीमेटली 15 डे पे, अगर ये 26 डेज की है तो ओव्यूलेशन होगा ऑन द 13th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, अप्रोक्सीमेटली मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। लेकिन जैसे जैसे ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ता जाता है, मान लीजिए 40 डेज है, ठीक है, तो 40 डेज का मतलब मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल 20 डेज नहीं, ये नहीं, ये अभी भी अप्रोक्सीमेटली 14th या 15 डे के आसपास ही मेंस्ट्रुअल जो है होगा यहाँ पर ओव्यूलेशन। तो हार्मोनल लेवल के चेंज के कारण फिर वहां पर ये होना बंद हो जाता है, इस तरह से अर्ली ही होता है, ठीक है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। जस्ट आफ्टर द ओव्यूलेशन नेक्स्ट फेज जो स्टार्ट होती है, दैट इज सिक्रेटरी फेज और द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या ल्यूटियल फेज या प्रोजेस्टेरोनिक फेज। ये फेज होती है 15th डे टू 28th डे तक की, ठीक है। इस दौरान 15th डे से 28th डे तक जो चेंजेस होते हैं उनमें सबसे मेन चेंज है कि जैसे ही ये ओवम रिलीज हुआ बाय द ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन होते ही ये जो सेकेंडरी oocyte वाला ओवम रिलीज हुआ, उसके बाद ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो है ये एक दूसरे एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू अनदर एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, और ये एंडोक्राइन स्ट्रक्चर कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, इस एंडोक्राइन स्ट्रक्चर से एक हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन, which is also called as pregnancy maintaining hormone, pregnancy maintaining hormone, pregnancy maintaining hormone, ठीक है।
इस कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन ओव्यूलेशन के अगले करीबन 5 से 6 दिन के अंदर हो जाता है। माने अगर 14th डे ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है, तो अगले 2 से 3 दिन के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होके और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना शुरू करती है और करीबन 6-7 दिन तक, अगले 6-7 दिन तक जो है कंप्लीटली डेवलप होके और अपना सिक्रेशन करती रहती है। तो जब प्रोजेस्टेरॉनिक फेज स्टार्ट हुई तो उस दौरान सबसे पहला जो चेंज होता है वो होता है कि जो एंडोमीट्रियम ऑफ यूट्रस थी उसका जो प्रोलिफरेशन हो रहा था, जो उसके अंदर सेल डिवीजन हो रहा था, वो प्रोलिफरेशन तो रुक जाता है, ठीक है, प्रोलिफरेशन स्टॉप्स। लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का इफेक्ट होता है यूट्राइन वॉल पे, और इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के इफेक्ट के कारण यूट्राइन वॉल जो है उसमें एंडोमीट्रियम जो है, उस एंडोमीट्रियम में एक चेंज आना शुरू होता है। और वो चेंज क्या है? ये एंडोमीट्रियम जो है ये वेस्कुलराइज्ड हो जाती है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, यहाँ वेस्कुलराइज्ड हो जाती है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, एंड ये ग्लैंडुलर हो जाती है। नेचर में ग्लैंडुलर सिक्रेशन शुरू कर देती है। ग्लैंडुलर मतलब सिक्रेशन किसका भाई? तो हम कहते हैं इट स्टार्ट सिक्रेटिंग म्यूकस, ठीक है, एंड जो कि मोर एंड मोर सिक्रेशन विल टेक प्लेस, जो कि यूट्राइन मिल्क फॉर्म करने के काम में आता है। तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यहाँ पर यूट्राइन वॉल में ये चेंजेस होना शुरू होते हैं। इसी दौरान कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो ही चुकी है, वो और हायर लेवल प्रोजेस्टेरॉन का कर रही है। अच्छा, हमको पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं oogenesis के दौरान, ओवम की लाइफ जो है ओवरी से रिलीज होके ओविडक्ट में आने के बाद कितनी है? 72 आवर्स है। यानी अगर 14th डे पे ओवम रिलीज हुआ है, ठीक है, तो इससे पहले के 72 आवर्स हम मान लें, यानी करीबन 10वें दिन से, ठीक है, 10th डे से, और या अगर इस दिन से माने तो अगले 72 आवर्स अगर हम माने यहाँ पर, जिसमें ये एक स्पर्म के साथ मीट करके फर्टिलाइज हो सकता है, यानी करीबन 17 डे। तो 10th से लेके 17th डे तक का ये जो ड्यूरेशन होता है, दिस इज द डेंजर पीरियड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। इस दौरान अगर किसी फीमेल ने अनसेफ सेक्सुअल रिलेशंस मेंटेन किए, अनसेफ सेक्सुअल रिलेशंस अगर मेंटेन किए किसी फीमेल ने, है ना, तो उसके प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, क्योंकि ओवम जो है वहां पर प्रेजेंट है और फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो मतलब 14 डेज पे अगर ओवम रिलीज हुआ तो उससे लेके अगले करीबन 6 से 7 दिन यानी 21st डे तक, ठीक है, तो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हायर होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काफी हाई होता है। लेकिन मान लीजिए अगर इस समय क्या हुआ, अगर इस समय ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इस फीमेल ने अनसेफ सेक्सुअल रिलेशंस मेंटेन नहीं किए, ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स, और कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेट होने पर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाता है? प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज हो गया, और ये लेवल जो है 21st डे से लेके 28th डे तक जो है सिग्निफिकेंटली लो होता जाता है। और बिकॉज ऑफ दिस फिर क्या होता है, वापस मेंसेस स्टार्ट होते हैं। वो मेंसेस स्टार्ट होते हैं माने जो एंडोमीट्रियम वॉल थी वो वापस शेड होना शुरू हो जाती है। तो क्वेश्चन आया कि जब ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गई, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो व्हाट इज द फेट ऑफ दिस? इसका फ्यूचर क्या है? व्हाट इज द फेट ऑफ इट? तो हम कहते हैं कि अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ओवम का जो ओविडक्ट में वेट कर रहा था, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने के बाद एक ब्लैक स्पॉट में कन्वर्ट हो जाती है, विच इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया सक्सेसफुली,
तो फॉर द नेक्स्ट थ्री मंथ्स ये कॉर्पस ल्यूटियम एज सच फंक्शनिंग रहती है, ये लगातार जो है प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करती रहेगी, क्योंकि इसको प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना है। अब क्वेश्चन आया कि 3 महीने के बाद क्या होगा, तो हम कहते हैं भाई 3 महीने बाद कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि 3 मंथ्स तक आते आते प्लेसेंटा का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। और प्लेसेंटा खुद भी एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है और ये खुद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। माने 3 मंथ्स के बाद में प्रोजेस्टेरोन के लेवल को हाई रखने का काम प्लेसेंटा करता है और उससे पहले जो है कॉर्पस ल्यूटियम काम कर रहा था ये। इसलिए अगर 3 मंथ्स के बाद में ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि प्लेसेंटा जो है प्रोजेस्टेरोन जो है उसका सिक्रेशन कर रहा है। अब देखिए इस डायग्राम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ओवरी में, पिट्यूटरी ग्लैंड में और यूट्रस में होने वाले चेंजेस को दिखाया गया है। अगर आप देखें तो ये डे 1 से लेके और डे 29 या अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे जो हमने बोला था के बीच के चेंजेस दिखाए। तो शुरुआत में पिट्यूटरी ग्लैंड से देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच के लेवल को दिखाया। ये यहाँ पर देखो एलएच का लेवल जो है 11वें-12वें दिन मैंने कहा था सडनली इंक्रीज होता है। दिस इज व्हाट, इसको हमने एलएच सर्ज कहा था, ठीक है। इसके इन्फ्लुएंस से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस से आप देख रहे हैं कि फॉलिकल का डेवलपमेंट होना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है दिस इज द मैच्योर फॉलिकल या ग्राफेन फॉलिकल है। ये टर्शरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल, और इसको हम इमेच्योर फॉलिकल बोलते हैं। दिस इज द इमेच्योर फॉलिकल। कभी लेबलिंग के लिए आ जाए सीबीएसई के अंदर, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है डायग्राम, तो दिस इज इमेच्योर फॉलिकल, दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल, दिस इज टर्शरी फॉलिकल और ये ग्राफेन फॉलिकल, ठीक है। दिस इज द कॉर्पस ल्यूटियम एंड दिस इज द रिग्रेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, यानी ये कॉर्पस एल्बिकेंस बनने वाला है। कॉर्पस एल्बिकेंस जब रिग्रेशन हो जाएगा अगर ये, तो एक ब्लैक स्पॉट में कन्वर्ट होगा विच विल बी कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकेंस। अब जैसे जैसे आप इसमें ओवरी के अंदर ग्राफेन फॉलिकल के डेवलपमेंट को देख रहे हैं, तो देखिए जैसे ही यहाँ पर ये थीका इंटरना डेवलप हुई तो देखो ईस्ट्रोजन का लेवल जो इनिशियली कैसा था, लो था, वो लेवल देखो बढ़ता गया, है ना। और जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ तो क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और ये ग्राफेन फॉलिकल जो है रप्चर हो गया, तो ईस्ट्रोजन का लेवल तो लो हो गया और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम अब किसका सिक्रेशन करना शुरू करता है, प्रोजेस्टेरोन का, जो अगले करीबन 6 से 7 दिन तक हाई रहता है। फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ये कॉर्पस ल्यूटियम, ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई ही चलेगा फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है सक्सेसफुली तो हाई चलेगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो हो जाता है, और प्रोजेस्टेरोन के लेवल के लो होते ही 29th डे या अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, मेंसेस होना शुरू होते हैं विच कंटिन्यू फॉर द 3 to 5 डेज इन द फीमेल। यहाँ एंडोमीट्रियम की वॉल में चेंजेस दिखाएं इसी ड्यूरेशन में। अगर आप देखें, देखिए इनिशियली मेंसेस के दौरान ये मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो ये थिकनेस ऑफ द एंडोमीट्रियम कम होती जा रही है और वेस्कुलराइजेशन, ये ब्लड वेसल्स दिखाई है, इनका लेवल भी कम होता जा रहा है, इनका नंबर कम। फॉलिकुलर फेज में थिकनेस बढ़ रही है एंडोमीट्रियम की, ठीक है। और ल्यूटियल फेज में या सेक्रेटरी फेज में देखें तो एंडोमीट्रियम मोस्ट थिकन्ड है और उसके अंदर देखो ब्लड सप्लाई कितनी बढ़ गई, वेस्कुलराइजेशन कितना बढ़ गया, वेस्कुलराइजेशन हो गया यहाँ पर, एंड ग्लैंडुलर हो गई, यहाँ से यूट्राइन मिल्क का सिक्रेशन होना शुरू हो गया। तो इन दैट वे ये सारे के सारे इवेंट जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होते हैं ना। कुछ एबनॉर्मलिटीज विच आर रिलेटेड विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल, हम उनके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। कुछ टर्म्स हैं जिन पे नीट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला ए मिनरोइया, ए मिनरोइया, ए मिनरोइया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस नहीं अकर हो रहे हो, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन दिस इज कॉल्ड एज ए मिनरोइया। ए मीन्स एब्सेंट, ओके। सेकंड, मीनोरेजिया,
menorrhagia. Now next, menorrhagia means excessive bleeding. एक्सेसिव ब्लीडिंग, अगर किसी फीमेल में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो से मतलब क्या है? नॉर्मली एक फीमेल में पर डे 20 to 25 ml ब्लड का लॉस होता है पर डे ड्यूरिंग द मेंसेस, माने 5 डेज में करीबन 100 to 125 ml ब्लड इज लॉस्ट. ओके, लेकिन अगर किसी फीमेल में ये लॉस इससे ज़्यादा हो तो देन दैट इज व्हाट? मेनोरेजिया. नाउ नेक्स्ट टर्म इज पॉलीमेनोरिया. Polymenorrhea means frequent menstruation. Frequent menstrual cycle means menstrual cycle का ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाए, एंड बिकॉज ऑफ दिस, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में मीन्स 15 डे में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाए, या 16 डेज में मतलब 15 दिन या 16 दिन, हर 15 या 16 दिन में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आ जाए और मेंसेस होना शुरू हो जाए, तो पॉलीमेनोरिया मतलब फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन हो रहा है भाई. देन नेक्स्ट इज ओलिगोमेनोरिया. Oligomenoria is the term which is used for when a very less blood is passed, very less menses, less blood pass out. Normally हम कह रहे हैं कि 20 to 25 ml पर डे एक फीमेल के अंदर ब्लड का लॉस होता है, लेकिन अगर ये अमाउंट कम हो जाए, मान लीजिए 5 ml 7 ml, ठीक है, तो देन दिस इज व्हाट? दिस इज द ओलिगोमेनोरिया. देन नेक्स्ट इज डिस्मेनोरिया. डिस माने पेन. ओके, जब कभी किसी फीमेल में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो और जिसमें पेन भी हो, विद पेन. ओके, देन दिस कंडीशन इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज डिस्मेनोरिया. तो इस तरह से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया. आई थिंक आप अगर इस पूरे वीडियो को ढंग से देखेंगे और बुक के साथ में एक बार रीड करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द इफ एंड बट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें. और आपको अगर कोई और सब्जेक्ट पे, किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोस ऑन दैट.